जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, और भारत में आयोजित होने वाली वो तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल से आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उसी को हम लोग इकट्ठा कर कर एक जगह संग्रहित कर कर इस वीडियो में हम आपको एक सही कंटेंट और पूरा फुल डिस्कशन के साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल कहता है कि अमेरिका संविधान को कब लागू किया, यानी अमेरिका में जो संविधान बना था वो कब लागू हुआ। तो अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मई 1789 को लागू होता है। तो अमेरिका का संविधान कब लागू होता है, 4 मई 1789 को लागू होता है। और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान था। तो पहला अमेरिका संविधान को कब लागू करता है, 4 मई 1789 को। और अमेरिका जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश था। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत अपना संविधान कब लागू करता है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का पास है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है, भारत का है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मई 1789 को लागू होता है। और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। ठीक है। और अमेरिका का खोज कौन किया था, तो अमेरिका का खोज किया था कौन, तो कोलंबस किया था। कौन किया था, कोलंबस किया था। कब करता है कोलंबस, तो 1492 में। कोलंबस कब अमेरिका का खोज करता है, 1492 में करता है। अमेरिका का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा अमेरिका, तो अमेरिगी वाजपूजी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो अमेरिगी वाजपूजी नाम था, इसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका का अमेरिका नाम पड़ा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब होता है। देखिए जो फ्रैंकफर्ट का संधि था ये 10 मई 1871 को होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है, 10 मई 1871 को होता है। और ये फ्रांस प्लस प्रासा के और भी जो देश थे प्रासा में शामिल, उन देशों के बीच होता है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को होता है फ्रांस और प्रासा के बीच। किसके बीच, फ्रांस और प्रासा का बीच होता है। ठीक है। और इसमें जो जर्मनी का एकीकरण करना था उसके लिए फ्रैंकफर्ट का संधि महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी का एकीकरण का मुख्य श्रेय बिस्मार्क को जाना जाता है। बिस्मार्क किसे माना जाता है, बिस्मार्क को माना जाता है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, किसका, बिस्मार्क का। ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट का संधि 10 मई 1871 को होता है, फ्रांस और प्रासा का बीच में होता है, फ्रांस और प्रासा का बीच होता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख श्रेय बिस्मार्क को माना जाता है। तो आपको इतना चीज यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ये 5 मई, ये जर्मनी में हुआ था। 5
5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को होता है और इसका जो मृत्यु है ये 1883 में हो जाता है, महज 64 वर्ष की उम्र में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को, मृत्यु 1883 को। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1848 में एक बुक रिलीज होता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका रिलीज 1848 में होता है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक दो थे। पहला थे कार्ल मार्क्स और साथ में फ्रेडरिक एंगल्स थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का एक खुद का बुक है जिसका नाम 1867 में रिलीज होता है, जिसका नाम है दास कैपिटल। जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को होता है, मृत्यु 1883 में होता है। कार्ल मार्क्स 1848 में कार्ल मार्क्स और उन्हीं का साथी फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र को रिलीज करते हैं और कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में एक बुक रिलीज होता है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो पूछेगा कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम बताइए, तो दास कैपिटल कब रिलीज हुआ, 1867 में। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पत्रिका का रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी सवाल बन सकता है। शायद में आपको पूछ देगा कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को ही जाना जाता है, ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। देखिए क्वेश्चन एक था लेकिन इसका डिस्कशन 7-8 था, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन क्वेश्चन और आंसर के रटने से ना होगा, जब तक उस क्वेश्चन का फुल डिस्कशन नहीं जानिएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज अधिनियम। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू होता है, 2006 में लागू होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। बिहार में कितने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है, तो 3 स्तर पर है। और बिहार 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बिहार में 3 पंचायती राज व्यवस्था का आधारिक दर्जा दिया गया और ग्राम स्तर पर पहला हो जाएगा ग्राम स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत। और दूसरा होता है प्रखंड स्तर पर हो जाएगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद, ठीक है। यहां से एक और सवाल क्या बन जाएगा कि पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बिहार ये पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में जारी हुआ। उसके बाद 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। और पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से 3 आता है। मुख्य रूप से कितना आता है, जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से 3 वस्तु आता है। पहला आता है कोयला हो गया, दूसरा हो गया प्राकृतिक गैस और तीसरा हो गया पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से 3 चीज को कहते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला जो है, कोयला के कई प्रकार, तो कोयला के 4 प्रकार।
कोयला के कई प्रकार, 4 प्रकार। प्राकृतिक गैस में आ जाएगा सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से 3 चीज को कहा जाता है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। कोयला के 4 प्रकार होता है। सबसे खराब कोयला पीट होता है और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला चलता है, बिटुमिनस कोयला चलता है। तो पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किसे कहते हैं? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम को। कोयला के कई प्रकार? 4 प्रकार। सबसे खराब पीट, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला चलता है? तो बिटुमिनस चलता है, ठीक है। तो आपको इतना चीज यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। और ये कहां पड़ता है? तो ये मुंगेर जिला में, बिहार के कौन जिला? मुंगेर जिला में पड़ता है, जो कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जो कि बिहार के मुंगेर जिला में पड़ता है। और इसका जो स्थापना है जमालपुर रेलवे स्टेशन का, इसका स्थापना 1862 में हुआ। कब होता है? 1862 में होता है। लेकिन यहां से एक और सवाल बन जाएगा कि रेलवे का डिब्बा का निर्माण कौन करता है? रेलवे का डिब्बा का निर्माण, तो रेलवे का डिब्बा का निर्माण करता है पंजाब का कपूरथला जिला। पंजाब का कपूरथला जिला करता है। तो पूछेगा एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जिसकी स्थापना 1862 में होता है, बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। और रेलवे का डिब्बे का निर्माण पंजाब के कपूरथला जिला में किया जाता है। आपको यहां से इतना सारा सवालों को याद रखना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी में देखिए, उत्तरी वियतनाम में फान बोई चाउ की सरकार थी। फान बोई चाउ। और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बाओ दाई की सरकार थी। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है वो 2 जनवरी 1976 को हुआ और दोनों को मिलाकर एक वियतनाम देश का निर्माण हुआ। तो उत्तरी वियतनाम में फान बोई चाउ की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। दोनों का एकीकरण हुआ 2 जनवरी 1976 को। तब से वियतनाम एक वियतनाम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है एक आता है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में, जिसका निर्माण राज्य सूर्यवर्मन द्वितीय करवाए थे। कौन करवाए थे? सूर्यवर्मन या सूर्यवर्मा द्वितीय करवाए थे अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के मिलाकर हिंद चीन नाम दिया गया। यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि हिंद चीन किसे कहा जाता है? हिंद चीन। तो हिंद चीन में 3 देश शामिल हैं। पहला वियतनाम, फिर लाओस और तीसरा है कंबोडिया। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों को मिलाकर हिंद चीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन देशों पर कुछ चीन का प्रभाव था और कुछ इंडिया का प्रभाव था, इसलिए इस तीनों देश को हिंद चीन देश के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना सारा सवाल यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि कब दिया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा दिया गया। गुजरात में एक जगह है, एक बारदोली, वहां पे क्या किया गया था कि किसान का जो है फसल वो बारिश की वजह से खराब हो चुका था। तब भी जो है अंग्रेज उनसे टैक्स वसूल रहा था, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत करती है और वहां पे सरकार को झुकना पड़ता है और वहां की सरकार
जो गुजरात का जो बारदोली है वहां से ये टैक्स नहीं लेती है। तो खुशी खुशी होकर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। तो पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया? तब बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किए हैं। और सरदार की उपाधि कब दिया गया? तब बारदोली सत्याग्रह 1928 के ही महिलाओं के द्वारा दिया गया। यहाँ से सवाल पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि कब दिया गया? तो 1928 में दिया गया। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के चलते बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। साथ में वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। लौह पुरुष, क्योंकि ये रक्त एवं लौह का नीति अपनाए थे। और इन्हें बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी का जो बिस्मार्क था वो एकीकरण किया था जर्मनी का। उसी तरह भारत का एकीकरण करने का काम किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इन्हें बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इनकी 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसके वास्तुकार राम सुतार हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील करता है। और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कौन राज्य करता है? कर्नाटक करता है। और कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तब इतना चीज यहां से याद कर लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। और कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। और साथ में यहाँ पे एक और कि कॉफी का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो रोबास्टिका है, अरेबिका है, सॉरी अरेबिका। तो कॉफी का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? अरेबिका है। कॉफी के बागान को ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक अग्रणी है और विश्व में ब्राजील अग्रणी है। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है कि हुआ आंदोलन कब हुआ? तो हुआ आंदोलन कब हुआ और कहां पे हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हुआ आंदोलन कब हुआ और कहां हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।